ठीक है। अब इसे किसी आप सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, है ना। तो जब किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करो तो क्या होगा, देखो इसे कनेक्ट कर दिया हमने इधर सेल से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड बताया था आपको, ये निगेटिव एंड, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, माने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एंड पे है या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एंड, समझो आप, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, किधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा, मूव करने में क्या होगा कि देखो इलेक्ट्रॉन आयंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो तो बना देगा, सॉरी जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कैटायंस बना दिया, है ना। तो इसमें बहुत सारे कैटायंस हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है जो मूव कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन्स है ये जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, ठीक है ना। जो मूव करेगा तो एक कोलाइड करेगा विथ कैटायंस और आयंस ऑफ द आयंस ऑफ द कंडक्टर, इससे कोलिजन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हो सकता है, एंड ड्यू टू कोलिजन इट विल लूज सम एनर्जी। आप ऐसे समझो कि गांधी मैदान मोना सिनेमा हॉल है या एलिफिस्टन है ना, वहां कोई सेलिब्रिटी आ गया, कोई बहुत ही फेमस हीरो या हीरोइन आ गया, कोलिजन होगा तो गिरेगा पड़ेगा, लेकिन दिमाग में चूंकि ये है अट्रैक्शन है कि हमको मिलने जाना है किसी से, तो वो फिर क्या होगा, फिर खड़ा होगा, फिर दौड़ देगा, है ना। इस तरह से वो आगे बढ़ता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो सकता है अमंग देमसेल्व्स और विथ पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर, है ना। एंड ड्यू टू ईच कोलिजन दे विल लूज एनर्जी, their direction may be changed, but they again accelerated towards the positive end। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव एंड की तरफ ये मूव करेगा, इसको अट्रैक्शन है पॉजिटिव एंड से, तो मूव करेगा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, कंटिन्यूअसली इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं होता है, इसे ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ध्यान दो आप, हम ऐसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या तब ना, तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, द ऑब्स्ट्रक्शन, इस तरह से कंडक्टर का जो मटेरियल है ना वो मूविंग इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है ना। मूविंग इलेक्ट्रॉन के चलते करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है ऑफर। तो आप कह सकते हो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय, obstruction offered by a conductor, obstruction offered by a conductor to the flow of moving electrons, चाहे flow of current is called resistance। simple, ठीक है। the obstruction offered by a conductor to the flow of current is called resistance। तो resistance arises due to collision of electrons among themselves and with positive ions of the conductor। simple सी बात है। when a conductor is connected to a cell, देखो यहां, when a conductor is connected to a cell, the electrons start moving from negative terminal towards the positive terminal, है ना, through the conductor, ठीक है। they collide with each other or with positive ions of the conductor। after each collision, so after each collision their speed decreases due to loss of kinetic energy and their direction of motion also changes। they again accelerate towards the positive terminal and again suffer collision। this process continues as a result the electrons do not move in bulk with increasing speed, ठीक है ना, but from negative end towards the positive end, but they drift towards the positive end, है ना। तो अब this is how a conductor offers resistance to the flow of electrons। तो रेजिस्टेंस क्या है आप समझ गए, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद से पहले आप देख लो ओम्स लॉ, और तब दूसरा टॉपिक देखते हैं, है ना। ओम्स लॉ इसके बाद है ना। सपोज करो आप ये कोई कंडक्टर है, इससे करंट आई फ्लो कर रहा है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी है ना। तो ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस
across its ends. Ohm's law. Ohm's law. The current flowing through a conductor, flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. To the potential difference. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. Across its ends. Provided physical condition and temperature of the conductor remains constant. टेम्परेचर चेंज होगा तो लॉ एप्लीकेबल नहीं है. फिजिकल कंडीशन मतलब ये हुआ कि हालांकि उतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है कि कंडक्टर को यदि आप में स्ट्रेन हो, इसको टाइट कर दो, ज्यादा स्ट्रेन कर दो इसे, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में इसे यदि पुल किया जाए तो उसका टेंशन इन द वायर बढ़ सकता है और उससे भी लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, है ना. तो खैर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across its ends, है ना, provided temperature remains constant. ये लो आपका हुआ, provided the temperature remains constant. ठीक है ना. That is, suppose करो I is the current flowing through the conductor, V is the potential difference across the ends of the conductor, then current is directly proportional to potential difference. I is directly proportional to V, है ना. यहाँ पर I क्या है, करंट है. I is current, V is potential difference. PD शॉर्टकट में हम लोग कह देते हैं इसे potential difference, है ना. अच्छा, you know that if A is directly proportional to B, then B is also directly proportional to A, है ना. तो हम कह सकते हैं कि V is directly proportional to I. ठीक है. अच्छा, दो क्वांटिटी यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी में चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ अ कांस्टेंट, है ना. तो ये V इज इक्वल टू होता है R इंटू I. सिंपल. यहाँ पर R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना. R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना. कॉल्ड, इसको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. ये कांस्टेंट होगा फॉर दैट कंडक्टर ओनली, है ना. आप टेम्परेचर बढ़ा, आप सॉरी करंट थोड़ा चेंज कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है ना. हाँ, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. लॉ एप्लीकेबल नहीं है. कंडीशन क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट टेम्परेचर पर लॉ एप्लीकेबल है ना. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर I is directly proportional to V, current is directly proportional to potential difference. If current is directly proportional to potential difference, then potential difference will be also directly proportional to the current. I directly proportional to V implies that V also directly proportional to I. Then V is equal to R into I, where R is constant for a given conductor. Constant of proportionality, it is called resistance, है ना, resistance of the conductor. ठीक है ना. और याद रखना किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा, है ना. ठीक है. इसे और कह सकते हो R इज इक्वल टू V बाई I, है ना. R इज इक्वल टू V बाई I. बी फास्ट कह सकते हो कि देखो R इज इक्वल टू V बाई I, है ना. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied to the conductor and the current flowing through the conductor. Simple. ठीक है. रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय करंट, है ना. इट इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. सिंपल सी बात है. तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया, है ना. अब थोड़ा ओम को हम डिफाइन कर लेते हैं. देखो, रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एस यूनिट इज ओम. ठीक है.
तो देखो आप R इज इक्वल टू V बाई आई, है ना। सपोज करो किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसके एंड्स के क्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्ट यूनिट है इसका, है ना। यहां से वैल्यू पुट कर देती तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर क्या होगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसे बोलते हैं 1 ओम। क्या बोलते हैं, 1 ओम। इसका साइन ऐसे भी होता है ओम, इसे ओम कहते हैं, ये साइन है ओम का, है ना। तो आप डिफाइन कर सकते हो आप इसको इस तरह से, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if 1 ampere current flows through it and a potential difference of 1 volt is applied across its ends, है ना। the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it लिखो, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference, when a potential PD है, potential difference of 1 volt is applied across its ends, ठीक है। किसी कंडक्टर के अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई 1 वोल्ट अप्लाई करें और उससे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, उसका रेजिस्टेंस होगा 1। सिंपल। तो दैट इज ऐसे लिख लो, इसके बाद दैट इज के बाद लिख लो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, माने 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये हो गया रेजिस्टेंस। देखो नेचर टेम्परेचर डायमेंशन, ठीक है ना। डायमेंशन में आता है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस, ठीक है। तो पहला है नेचर की बात करें हम तो देखो जरा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, है ना। एज डिफरेंस ऑफ ट्रांसेस है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, अब फ्री इलेक्ट्रॉन यदि कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस as different substances have different concentration of free electrons and different arrangement of atoms। सिंपल सी बात है। और याद रखो सिंपल इतना ही, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के चेंज होने से कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन कम हो सकता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो फॉर द मटेरियल ऑफ इक्वल डायमेंशन आपके पास 2-3 टाइप्स के कंडक्टर्स हैं, डायमेंशन सेम है, सबका लेंथ सेम है, सबका एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, थिकनेस सेम है, तो the one that offers a low resistance is called a good conductor। Good conductors have higher concentration of electrons, जैसे सिल्वर, कॉपर, ये सब गुड कंडक्टर में आता है ना। अच्छा, the one that offers appreciable resistance is called resistors। इसमें एलॉय है, जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटेंट है, नाइक्रोम है, ये सब एलॉय है। इसका रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर से ज्यादा होता है, ठीक है। एंड द वन दैट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, इनका रेजिस्टेंस सफेद होता है, जैसे रबर हुआ, ग्लास, वुड, ये सब है ना। अब दूसरा फैक्टर है, डायमेंशन की बात करें, ये तो हो गया नेचर, समझ गया। दूसरा है लेंथ। अच्छा एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं बताया आपको कि फैंस है, सब जा रहा है गांधी मैदान, है ना, शाहरुख खान आया है, उससे मिलने के लिए जा रहा है सब, है ना, आपस में कोलिजन धक्का मुक्की करते जा रहा है। सपोज करो ये आयुष है कि पटना कॉलेज के पास खड़ा होता है और दौड़ता है गांधी में जाने के लिए। इसका एक फ्रेंड है जिसको जो दौड़ना शुरू करता है पटना सिटी के पास और वहां पे जाता है, तो ज्यादा कोलिजन किसको मिलेगा, जो पटना सिटी से जाएगा गांधी मैदान या जो पटना कॉलेज से गांधी मैदान जाएगा, बताओ, टेल मी आयुष। पटना सिटी वाले को ज्यादा कोलिजन मिलेगा ना, तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो याद रखो आप कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। याद रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ
conductor is directly proportional to its length, ठीक है। लॉन्गर द वायर मोर इज कोलिजन, मोर इज रेजिस्टेंस, शॉर्टर द वायर लेस इज कोलिजन, लेस इज रेजिस्टेंस, है ना। आप ऐसे कह सकते हो कि R प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। कोई क्वेश्चन यदि आवे इस पर न्यूमेरिकल सब आवे 9 क्लास में नहीं आएगा, 10 में आ सकता है, तो सिंपल फार्मूला याद रखो, R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2, जहां R1 है इनिशियल रेजिस्टेंस, L1 है इनिशियल लेंथ, है ना। और उसी मटेरियल का वायर है, एरिया पोर्शन सेम है, लेंथ चेंज हो गया R2 तो L2, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा R2, फार्मूला ये होगा, सब बना सकते हो। वैसे न्यूमेरिकल आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, तो समझ गए इससे पहला, ठीक है। याद रखोगे आप, लॉन्गर द वायर मोर विल बी द, ऐसे कहो आप, लॉन्गर द वायर मोर विल बी द कोलिजन सफर्ड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस, शॉर्टर द वायर स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा मान लो आप कि कुछ फैंस जा रहे हैं, वहां पे रोड जो है ना, हाफ उसका जो रोड की चौड़ाई है वो ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, उसमें रोड की चौड़ाई कम हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, कोलिजन बढ़ जाएगा ना। कुछ दिन पूरा रोड काफी थिकर है, काफी ब्रॉड रोड है, काफी खुला हुआ है ना, वो रिपेयर का वर्क कंप्लीट हो गया है, तो अब कोलिजन कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना, क्लियर हुआ, ट्रैफिक जैम कम मिलेगा आपको, है ना। तो देखो जरा, resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section of the uniform conductor, याद रहेगा, resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section, area of cross section. Resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the uniform conductor, सिंपल, ठीक है। मान लो इसी मटेरियल का एक कंडक्टर है ये, और इसी मटेरियल का ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों का लेंथ सेम है, ये दो कंडक्टर है, दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है ना। तो ये जो थिकर कंडक्टर होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन लेस होगा और थिनर कंडक्टर में ज्यादा कोलिजन होगा ना। तो याद रखना कि थिकर द वायर लेस इज रेजिस्टेंस और थिनर द वायर मोर इज रेजिस्टेंस, सिंपल। आप रोड का समझ लो कंडीशन, रोड यदि रोड की चौड़ाई कम हो जाए तो ट्रैफिक जाम ज्यादा होगा, ज्यादा कोलिजन होगा, और रोड की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो ट्रैफिक जाम कम होगा, कोलिजन कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, सिंपल, ठीक है। तो याद रखो आप, थिनर द वायर ग्रेटर विल बी रेजिस्टेंस एंड थिकर द वायर लेस विल बी द रेजिस्टेंस। इनके बीच मैथमेटिकल रिलेशन ये है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, जबकि L इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि R1 by R2 क्या होगा, A2 by A1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद है ना, लॉ ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ A2 by A1 हो जाएगा। अच्छा वायर जो होता है ना, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है ना, तो आप कह सकते हैं इसको पाई R2 स्क्वायर बाई पाई R1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो R2 by R1 का होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर, ठीक है। मैंने सेकेंड वायर का रेडियस और फर्स्ट के रेडियस का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इसमें निकाल सकते हो, आपके बुक में भी नहीं दिया है, 10 क्लास में पढ़ोगे आप। याद रखो R1 by R2 इक्वल टू A2 by A, माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थिनर द वायर मोर इज रेजिस्टेंस, थिकर द वायर लेस इज रेजिस्टेंस, सिंपल, बुक में दिया है, बट नॉट द लीस्ट टेम्परेचर, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज, देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आयंस का इंक्रीज कर जाएगा, कैटायंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज वाइब्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो सो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, क्लियर हो गई बात।
तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, अब इसमें कुछ है नहीं, एक दो इसका क्वेश्चन है जरा हम लोग देख सकते हैं, है ना। सुनिए जरा, शेयर करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो भेजे हो इसमें देखो जरा, पहला क्वेश्चन का बुक कहीं देख लो कि व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हो मेटालिक कंडक्टर में रिस्पांसिबल कौन होता है कंडक्शन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस एंड अनायंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सिंपल, ये बात न्यूमेरिकल्स है। और यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन किया, आप समझ जाओ, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, देख लोगे। और सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का है, देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन है, मतलब आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, क्वेश्चन शेयर भी कर दिए हैं, देख लोगे, चाहे बुक में देख लो। अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, करंट कैरी करता है 0.2 एम्पियर। सिंपल, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट therefore charge is equal to current into time। सिंपल, तो 0.2 into 30, ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है, सीधे कूलम लिख दोगे आप, है ना। कितना हो जाएगा, 6 कूलम। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, इसमें न्यूमेरिकल जो रहेगा, है ना। दूसरा देखो जरा पार्ट, इसका पहला पार्ट हो गया, एंड द सेकंड पार्ट, how many electrons will flow through this time interval if charge on one electron is दिया है, क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पास करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो n है, तो निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा जो कि पास करेगा। सिंपल सी बात है। तो देखो आप जानते हो ना कि Q इज इक्वल टू n इंटू ई, तो n क्या होगा, Q बाई ई, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, है ना। Q इक्वल टू n ई, पढ़ाया था हम लोग पिछले क्लास में आपको। तो n क्या होगा, Q बाई ई, Q हो गया 6, ये है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्या जाएगा, देखो इसे कर दो आप 60 बाई 16 कर देते हैं, इंटू 10 पावर माइनस 9 प्लस 19 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसे कैंसिल करो, 4 से 4 होगा, अब 4 से करो 15 होगा, 15 बाई 4 है 3.75 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स होगा। सिंपल, ठीक है, कॉपी कर लो फास्ट। ड्राई सेल, क्वेश्चन हमने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए थे, देख लोगे आप। और ड्राई सेल कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 300 कूलम, चार्ज सप्लाई करता है ड्राई सेल अ चार्ज ऑफ 300 कूलम, और ड्राई सेल कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 300 कूलम, ठीक है ना। इफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 600 माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब हो गया 600 एसआई सिस्टम में 10 पावर माइनस 6 एम्पियर कर दोगे आप, है ना। तो इसे ऐसा रहना, तो बाद में सॉल्व कर लेंगे, इतना एम्पियर, ठीक है ना। फाइंड द टाइम इन विच सेल विल बी कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो देखो आपको टाइम निकालना है जबकि ये पूरा का पूरा चार्ज उसे फ्लो कर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो I इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना, करंट है चार्ज बाई टाइम, तो टाइम क्या होगा बोलो, चार्ज बाई करंट। सिंपल, चार्ज कितना है 300 कूलम है, एसआई सिस्टम में भी है, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लिया हमने। करंट हो गया 610 पावर माइनस 6, है ना, ये कैंसिल कर दो, एक 2 होगा, है ना, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 5, करेक्ट, ऊपर ले जाओ इसे, बाई हो जाएगा क्या 2, 5 होगा, कितना होगा 5.0 10 पावर 5 सेकेंड, इतने टाइम में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। बोलो, ये 10 पावर ऊपर जाएगा तो 6 होगा ना, तो 10 पावर 6 को 10 या 10 पावर 1 एक ही बात हुआ, आई टू 10 पावर 5 कर देते हैं, आई कैंसिल हो जाएगा 10 से। सिंपल, ठीक है। अब सेकंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लो आप जरा। पहला है क्वेश्चन आपके सामने है, देखो a conductor AB is joined to a cell with its end A at low potential, B at high potential। एग्जांपल देखो 197 पेज निकालो, एग्जांपल है, देख लिया। सेकंड पार्ट है ना एक्सरसाइज का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक निकालो। कंडक्टर AB is joined to a cell with its end A at low potential and end B at high potential, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन इट। तो जाहिर सी बात है करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड, ठीक है। तो ये फ्लो करेगा
इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, स्टेट डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई, है ना, लो पोटेंशियल टू हाई, तो ए टू बी होगा। और करंट का फ्लो होगा, कन्वेंशनल करंट का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड टू लोअर पोटेंशियल एंड, तो बी टू ए होगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्टर्स ए एंड बी आर ज्वाइंड बाय अ कॉपर वायर, स्टेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए है पॉजिटिवली चार्ज, अब बी है ऑन चार्ज, तो बी टू ए फ्लो करेगा, डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन पिछले क्लास में, याद है, पढ़ा रहे तो बताए थे आपको। ठीक है, ए निगेटिवली चार्ज है, अब बी ऑन चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज टू ऑन चार्ज, हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, तो कहां से कहां करेगा, ए टू बी करेगा, सिंपल। ए है पॉजिटिवली चार्ज, बी है निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज टू पॉजिटिवली चार्ज, कहां करेगा, बी टू ए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल से देखो जरा फटाफट, amount of work is needed to in moving 2 coulomb charge through a potential difference of 8 volt। देखो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3, पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट का, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज को मूव कराना है, कितना चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, याद होगा, देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, यही ना है, तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 जूल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जरा, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ बल्ब which develops a potential difference of 12 volts across it, potential difference है 12 वोल्ट का। ठीक है, the current in the circuit is measured 2 एम्पियर, करंट कितना मेजर किया गया है, 2 एम्पियर करंट मेजर, V बाई I, पोटेंशियल बाई करंट, ये होगा रेजिस्टेंस, तो V का वैल्यू कितना है 12 वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर, अगर नहीं वोल्ट है ये एम्पियर है, ऐसा सिस्टम में है, तो ये ओम में आ जाएगा अपने आप 6 ओम, कितना आएगा 6 ओम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, सिंपल है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, बस एक क्वेश्चन रह गया, 2 क्वेश्चन देखो फटाफट। हाँ, आर रेजिस्टेंस ओम, ओ एच है ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर, फिर में आपको निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये सिंबल हो गया ओम, ऐसे भी लिखते हैं 2 ओम, व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर passes through it, 1.5 एम्पियर का करंट इससे फ्लो कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। देखो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर, पढ़े हो, है ना, तो यहाँ पे निकालना है V, I कितना है 1.5 एम्पियर, एसआई सिस्टम में है, I 2 ओम एसआई सिस्टम में है, कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत है, बोलो, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है 6, देखो जरा, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर ऑफ रेजिस्टेंस 7.5 ओम, यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, है ना, रेजिस्टेंस है 7.5 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 7.5 ओम, है ना, 7.5 ओम, कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का 1.5 वोल्ट का है, सिंपल सी बात है ना। तो देखो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है, तो आपको निकालना है क्या I क्या होगा V बाई आर, I होगा V बाई आर, सिंपल, तो V हो गया कितना 1.5, R है 7.5, ये हो जाएगा 15/75, है ना, कैंसिल तो 5 होगा, कैंसिल होगा तो ठीक है 0. कितना होगा बोलो 4 होगा, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। याद है ना ओम्स लॉ में, देखो ये ट्रायंगल है, इसको ऐसे डिवाइड कर दिए, देखो यहाँ ऐसे डिवाइड कर दिए, है ना, यहाँ पर है V, यहाँ पर है I, यहाँ पर है R, ठीक है, तो देखो V निकालना हो तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर, हो गया। आपको I निकालना है तो I होगा V बाई आर, सिंपल, V बाई आर। आपको R निकालना है, R V बाई I, ये होगा कितना V बाई I, बस यही निकालना होगा तीनों को ये, ठीक है। तो आप लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ,